नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। एक बड़ा संकट जो अब खड़ा हो गया है वो है कच्चे तेल के दाम को लेकर। और अब चूंकि चुनाव भी आज खत्म हो जाएगा तो तेल के दाम भी बढ़ने की संभावना है। हवाई कंपनियों ने कह दिया है कि उनके लिए हवाई यात्रा सुचारू रख पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो हवाई जहाज का तेल है वो उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। इन सब पर बात करेंगे। वित्तीय विश्लेषक हमारे साथ शरद कोहली जी, डॉक्टर शरद कोहली जी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत जरूरी खबर पर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस खबर पर बात करना बहुत जरूरी है। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। धन्यवाद। आपको भी विक्रांत और सभी फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स स्वतंत्र के उनको मेरा अभिनंदन। सर, सबसे पहले मैं डॉइचे बैंक की एक रिपोर्ट पर आपसे बात करना चाहूंगा। सर, इन्होंने अपनी जी। रिपोर्ट में ये बोला है कि जिस तरीके से तमाम देशों के जो रिजर्व असेट्स होते थे उसमें से डॉलर की जगह अब जिस तरह से सोना लेता जा रहा है, उसको देखते हुए अगले 5 सालों में सोने के दाम $8,000 तक पहुंच सकते हैं। यानी $8,000 प्रति औंस। यानी आज जो कीमत है उससे उसमें करीब 80% का 80% का उछाल। तो ये डॉइचे बैंक की रिपोर्ट है सर, इसमें काफी डिटेलिंग में ये बताया गया है। तो किस तरह से इसे देखा जाए? डॉइचे बैंक के जो मुख्यालय हैं विक्रांत, वो एम्स्टरडेम में है, जी। डच हॉलैंड में। ठीक है। तो पहले तो एक चलते हैं, पहले हल्दीराम, वहां से एक मिठाई का डब्बा लेते हैं फ्लाइट बुक करा के। पहले जिसने रिपोर्ट जनरेट करी है उसको एक लड्डू का डब्बा खरीद के दे के आते हैं। जी। ये तो रही हल्की फुल्की बात। अब सीरियस बात पे आते हैं। देखिए, कितनी सारी चीजें हम और आप आपके प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर चुके हैं जो कि सोने चांदी के निवेशकों के लिए खुशबरी होती है, हाँ। खुशखबरी लेके आती है, भविष्य भविष्य उज्जवल दिखाती है, इसकी कीमत को ऊपर दिखाती है। उसी में, उसी कड़ी में हम्म। ये एक और खबर है। हम्म। और मैं इस खबर को बिल्कुल, हॉलैंड की बात ठीक है, तो हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं हाँ। कि भाई जो दुनिया भर के देश है, मैंने तो आपको याद है आपके एक वीडियो में कहा था, किसी देश ने $200 बिलियन, किसी ने $300 बिलियन, किसी ने $500 बिलियन, किसी ने $700 बिलियन अमेरिकी बॉन्ड, अमेरिकी डॉलर एसेट से निकाल के और सोने चांदी में लगाया है। तो ये डॉइच बैंक की रिपोर्ट, मैं एक तरफ उसकी सराहना करता हूँ, दूसरी तरफ मैं उसको थोड़ा सा स्टेल बासी बताता हूँ, हम्म। क्योंकि ये बात हमें पहले से मालूम है। हाँ। और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को भी ये बात मालूम है, क्योंकि इसका हम कई दफे जिक्र कर चुके हैं कि दुनिया भर के देश जो है वो अपना अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उनको डॉलर पे अब भरोसा नहीं रहा। यही कारण बनेगा डॉलर के डाउनफॉल का, डॉलर की गिरावट का, डॉलर का रुतबा, दबदबा, दादागिरी जो खत्म होगी। यही कारण बनेगा कि जब लोग उसको, उसमें ट्रेड करना बंद कर देंगे, उसमें निवेश करना बंद कर देंगे, उसमें उधार लेना बंद कर देंगे, उसमें उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कम हो जाएगी, तो अपने आप जो है डॉलर नीचे आने लगेगा। बिल्कुल मैं इस रिपोर्ट से मोर देन सहमत हूं, क्योंकि ये बात तो हम और आप बहुत टाइम से चर्चा हाँ। करते आए हैं। मुझे मुझे लगता है विक्रांत, हाँ। जरूरी बात बोलता हूं, जी। मुझे लगता है स्वतंत्र जो बात बताता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय डॉइश बैंक के। हाँ। शुक्रिया सर। सर, इसमें एक और चीज मुझे बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग लगी थी इस रिपोर्ट में कि 2008 का जो वित्तीय क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद जो तमाम बैंक हैं, सेंट्रल बैंक हैं, उन्होंने करीब 225 मिलियन औंस सोना अपने रिजर्व में जोड़ा है। और साथ साथ एक और चीज जो निकलकर सामने आई है कि डॉलर जो इनके रिजर्व में करीब करीब 60% हुआ करता था, अब उसकी ये संख्या जो है वो 40% तक रह गई है। यानी डॉलर की संख्या काफी बड़ी कम हुई है, डॉलर रिजर्व की। जी हाँ, डॉलर से जो दुनिया को इश्क था हाँ। वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इब्तिदाए इश्क इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो डॉलर से जो मोहब्बत थी दुनिया भर को, वो डोनाल्ड ट्रंप ने आके उस पे पानी फेर दिया है। उस पे उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो अनिश्चितता जो उन्होंने बनाई है, उस कारण से अब वो बात नहीं है पहले वाली। मुझे लग रहा है कि ये अब डाउनफॉल की तरफ है। 40, अब आपको ये आगे 20 में होता जाएगा। और आपको बताऊं, 60 से 40 होने में भले ही 16-18 साल लग गए हों, परंतु परंतु 40 से आगे 20 और फिर जीरो होने में आपको इतने साल नहीं लगने वाले। ये आपको अगले 4-5 साल में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं इसमें जोड़ना चाहता था आपकी बात। सर, लेकिन सर, ये डॉइचे बैंक की रिपोर्ट कह रही है $8,000 प्रति औंस। लेकिन आजकल तो अब तो सोना
एकदम 4500 के लेवल तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, और चांदी भी आज 70, 71, 72 के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो तेल के जो दाम बढ़े हैं, क्योंकि क्रूड भी अब 100 से ऊपर है, चाहे हम ब्रेंट की बात करें या WTI की, तो उसकी मार अभी फिलहाल तो सोने और चांदी दोनों पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। देखिए, पहले 8,000 की बात पे मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। जी। मैं आपको पता है उनमें से हूँ जो को कीमत नहीं बोलता हूँ। हाँ। ये हर एक की अपनी अपनी, जेपी मॉर्गन की अलग है, रॉबर्ट कियोसाकी की अलग है, डॉइश बैंक की अलग है, किसी और की अलग हो सकती है, कोई कुछ, पर ये पक्का है कि ऊपर 8,000 जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो निवेशक है उनके लिए खुशी की बात है। हालांकि जो लोग जेवरात बनाते हैं सोने के, उनको थोड़ा सा कष्ट होगा। पर आई एम श्योर वो किसी और चीज के जेवर बनाने लगेंगे, या इसका कोई ना कोई उस समय हल निकल आएगा जब इस कीमत तक प्राइस पहुंचेगी। जहां तक अभी देखिए क्रूड का मूड, हम्म। ये सोने चांदी के कीमतों को, हम इस पे बहुत चर्चा कर चुके हैं। हाँ। जैसे जैसे क्रूड, मैंने आपको बताया कि बढ़ेगा, वैसे वैसे सोने चांदी पर प्रेशर पड़ेगा। एक इंग्लिश में कहावत होती है, वो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा इसी बात के लिए जो आपने सवाल पूछा है। इट विल गेट वर्स बिफोर इट बिकम्स बेटर अगेन। यानी कि अच्छा होने से पहले हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं। तो हम्म। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मूज की परिस्थिति यह है कि आज हम 29 अप्रैल में बैठे हैं। आपका वीडियो शायद थोड़ी बहुत देर में ये जी। ऑन एयर चला जाएगा। लोग कहते हैं कि जी आप समय बता दिया करिए। इस समय 12:40 हुए हैं, 29 अप्रैल का दिन है। हाँ। आपका वीडियो शायद आज ही, आपका तो एडिटिंग टीम बहुत अभी। फास्ट है, जी। आज ही आज ही ये हो जाएगा। हाँ। तो इस समय जब मैं देख रहा हूं तो उसकी जो सोने की कीमत है वो करीब 4580, 4590 के बीच में घूम रही है। हम्म। बीच में रात को और नीचे आया था, और इसके एक कारण जो लोग भूल गए, जो यहाँ पर बताना जरूरी है, कि 28 तारीख को कॉमेक्स में एक्सपायरी है। हाँ। तो जिस महीने सोना चढ़ा होता है, उस महीने एक्सपायरी वाले दिन उस पर दबाव आता है। यानी कि वो लॉन्ग वाइंडिंग उसको हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में। जिस महीने बहुत गिरा होता है उसमें शॉर्ट कवरिंग होती है, उस महीने फिर एक्सपायरी वाले दिन चढ़ता है। क्योंकि इस महीने जो पूरा का पूरा ये अप्रैल का महीना रहा, इसमें आपको याद होगा $4,000 तक चला गया था एक समय जब युद्ध पीक पे था। उससे चढ़ के हमने $4,800 तक की पीक देखी। तो इसमें आपको आपको लॉन्ग वाइंडिंग दिख रही है। यानी जो लोग हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, 28 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है। तो ये जो आपको असाधारण मूवमेंट दिखा, इसके दो कारण है। एक तो एक्सपायरी का, अभी कल भी दिख सकता है क्योंकि आज 29 तारीख है। तो कल रात को जब यहाँ रात होगी तो सुबह खुलेगा, कुछ आपको और सौदे दिख सकते हैं। हो सकता है यहाँ से रिकवर भी कर जाए। पर मुख्य कारण जो हम निरंतर बात करते आ रहे हैं, क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल के कारण डॉलर की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। डॉलर जो जरूरत पड़ रहा है और ज्यादा बढ़ गया है। और आपको यूएई ने जो फैसला लिया है ओपेक से हाँ। निकलने का 1 मई से, हाँ। उसमें से बहुत सारे कारण हैं। वो लोग ऑयल पे अंकुश नहीं चाहते हैं, वो अपने ऑयल की स्वतंत्रता चाहते हैं। वो किस कीमत पर बेचें, कब निकालें, कितना निकालें, ओपेक की तरफ से आपको पता है ओपेक रेगुलेट करता है हम्म। कि इतना ऑयल निकालना है, अब इसकी कीमत यहाँ होनी चाहिए, इसकी डिमांड सप्लाई के अनुसार ओपेक और ओपेक प्लस निकालता है। इस बात से वो परेशान थे क्योंकि इस समय यूएई की जो माली हालत है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत खराब है। उनकी प्रॉपर्टीज बिकनी बंद हो गई हैं। उनको टूरिज्म से जो निरंतर पैसा आता था, वो पैसा भी विक्रांत आना बंद हो गया है। ऊपर से ओपेक की ये रोज नए नए डिक्टाट्स आते रहते हैं कि साहब आप अभी इतना मत निकालिए, अब इस कीमत पे मत बेचिए, ज्यादा माल मत छोड़िए, कम छोड़िए, अब ज्यादा छोड़ दीजिए। तो इस चीज से वो परेशान थे। उन्होंने फैसला, तो मुझे लगता है ये ओपेक के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहलाता है वो, उसकी यहाँ से बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ओपेक मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ओपेक खत्म हो जाएगा। ये भी एक वजह है विक्रांत। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज की लगातार नाकेबंदी तो कारण है, हाँ। पर यूएई का ये निर्णय लेना कि हम ओपेक से बाहर जा रहे हैं, ये भी इस बढ़ोतरी की वजह है। क्यों, लोग जानना चाहेंगे भाई। हाँ। यूएई के निकलने से इस पे क्या, क्योंकि अब यूएई क्या करेगा, यूएई उसको मनमाने दाम पर बेचेगा, जो प्रीमियम जितना दे दे। क्योंकि एक तरह से प्राइस यूएई की डीरेगुलेट हो जाएगी। हाँ। डीरेगुलेट का अर्थ है कि जो उसकी मर्जी आएगी बेचेगा। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर ओपेक टूटता है तो फिर तो कीमतों पे कोई नियंत्रण करने वाला ही नहीं है। जिसका जहां भाव लग गया उतना बेच दो। जिस हाँ। ऑक्शन में जिसने उठाया, जिस देश ने कहा हमें आज ज्यादा जरूरत है, उससे उतना माल वसूल, उतने पैसे वसूल लो। तो रेगुलेशन खत्म हो जाएगा। इस दर से ये कीमत आपको $111 तक लगभग ये कीमत पहुंच चुकी है। और मुझे लग रहा है बहुत ही खतरनाक स्तर है, क्योंकि यहाँ से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर इंडेक्स लगभग लगभग 100 के आसपास पहुंच गई है। बॉन्ड यील्ड्स 4.4 के आसपास हाँ। पहुंचने लगी हैं। जिस कारण से मंदड़ियों ने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और खड़े किए हैं। कुछ लॉन्ग वाइंडिंग हुई है, कुछ नए शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं। मैं कल एक प्लेटफॉर्म पर, आप एक के जानने वाले हैं, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, उनके प्लेटफॉर्म पर मैंने कल 2-3 घंटे की एक पॉडकास्ट दी है।
जिसमें मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया हाँ। कि क्रूड ऑयल की प्राइस कल रात को बढ़ी, 108 से 107 से 111 हो गई। हाँ। ठीक है, क्या रातों रात डॉलर की इतनी डिमांड बढ़ गई? क्या रातों रात डॉलर इंडेक्स बाकी की करेंसीज के खिलाफ इतना हो गया? क्या बॉन्ड यील्ड जो 10 साल की यील्ड होती हैं, दस हाँ। साल की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कहलाती हैं, क्या 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स ये एकदम से उन पे इतना एक रात में फर्क पड़ गया? तो ये क्या बताता है कि सोने चांदी में सट्टेबाज ऐसी खबरों को ढूंढते हैं जिन खबरों को देख के वो लोग अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही खबर आई यूएई की बाहर निकलने की, जैसे ही खबर आई कि एक और दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अभी जो है बंद रहेगा मामला, उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस लॉन्ग वाइंडिंग करी और शॉर्ट पोजीशंस और खड़ी कर ली। इस वजह से ये आपको जो 4700 के आसपास घूम रहा था, अब वो 4600 उससे थोड़ा नीचे आ गया है, आपको ये दिखाई दी है। परंतु मैं जो बात कहता हूं मैं उस पर अभी बना हुआ हूं, मैं कोई अपने स्टेटमेंट में बदलाव नहीं करूंगा। इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड, आपने शुरुआत बड़े अच्छे डॉइश बैंक की रिपोर्ट से करी है। मेरे पास ऐसी अनेकों हाँ। अनेकों बातें हैं जो मैं निरंतर करता रहता हूं कि क्यों सोना चांदी भविष्य में ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, जो लंबे वक्त के निवेशक हैं, आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप रख के बैठिए, 2 साल से 5 साल के बीच में आपको ये सोना कोई और चमक दिखाता हुआ दिखलाई देगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से। ये दबाव क्रूड ऑयल की वजह से है, दबाव ये ओपेक के निर्णय की वजह से है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है अब थोड़ी विक्रांत। सी सर तेल की भी बात कर ली जाए, क्योंकि सोने की चमक तो दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में वो चमकेगा, लेकिन अब तो तेल के दाम को लेकर के बड़ी चिंता बढ़ने लगी है। अब जो हवाई कंपनियां हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए हवाई सेवाएं सुचारू रखना, जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो बड़ी चिंता की बात अब हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए साफ दिखाई दे रही है। और अगर हवाई परिवहन पर कोई असर पड़ा तो वो तो पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, एटीएफ, एयर टर्बाइन फ्यूल जिसको कहते हैं, जिस ईंधन का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज को उड़ाने में, उसकी आपको याद होगा कि सरकार ने इन एयरलाइन कंपनीज को बेतहाशा एयरफेयर बनाने के लिए हाँ। अंकुश लगाया हुआ है। आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल, डीजीसीए जो है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की तरफ से आप मनमाना अब एयर फेयर नहीं वसूल सकते हैं, ये तो आपको जानकारी होगी। पर उसकी वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट तो बढ़ रही थी, क्योंकि एटीएफ इनको लगातार लगातार महंगा मिल रहा है, क्रूड ऑयल महंगे आने की वजह से। परंतु ये उस प्रोपोर्शन में हम्म। किराए नहीं बढ़ा पा रहे थे। हम्म। तो इन्होंने सरकार से दरख्वास्त करी है कि भाई आप हमारे ऊपर से अंकुश हटाइए, हम्म। क्योंकि वरना हमें जहाज उड़ाना ही पॉसिबल नहीं होगा। हाँ। परंतु ये एक बात भूल गए हैं विक्रांत, कि अगर ये किराए को बेतहाशा बढ़ाएंगे तो हाँ। इससे जो एयर ट्रैफिक है, जो जो लोग सफर करते हैं हाँ। बिजनेस से, फैमिली रीजन से, शादी ब्याह के लिए, बीमारी में, स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं, जो भी लोग घूमने फिरने के लिए जो भी ट्रैवल करता है, वो भी तो अपने ऊपर अंकुश लगाएगा। हम्म। अगर आप, सरकार ने जो निर्णय लिया इन पे अंकुश लगाने का कि जनता पे बोझ ना पड़े, ठीक हम्म। है। अब अगर आप सरकार से कह रहे हैं कि इसको डीरेगुलेट कर दीजिए, अब हम जो मर्जी किराया वसूलेंगे, तो आप क्या समझते हैं आपके जहाज भर भर के जाएंगे? हाँ। जिसने जाना है वो या तो वंदे भारत और आज जैसी ट्रेन चल चुकी हैं, शताब्दी का भी रेनोवेशन हो रहा है, वैसी ट्रेन, वो फिर ट्रेन लेगा या फिर अपना विजिट को पोस्टपोन कर देगा। और एक बात जो एयरलाइन कंपनीज भूल रही हैं, मैं बिजनेस की बात करता हूं, अपनी जी। कंपनीज की बात करता हूं विक्रांत, मैं बहुत फ्रीक्वेंट हवाई सफर करा करता था। ये मैं बात कर रहा हूं आपको कोविड से जस्ट पहले की। कोविड आया, कोविड ने दुनिया को एक नया तरीका दिया जुड़ने का, जैसे आप और हम जुड़े हुए हैं। मुझे याद है, मैं दिन में 3-3 बार फिल्म सिटी जाता था, दिन में हाँ। 3 बार फिल्म सिटी। हाँ। आपका भी उस टाइम, आपके भूतपूर्व हाँ। एम्प्लॉयर का भी ऑफिस फिल्म सिटी में हुआ करता था। और सारे लगभग सब टीवी चैनल, दिन में 3 बार मुझे फिल्म सिटी जाना पड़ता था। सारा दिन टीवी चैनल्स की गाड़ियां घूमती रहती थी, छोड़ के आ रही हैं, लेके आ रही हैं, छोड़ के आ रही हैं, लेके आ रही हैं। एक एक चैनल की 50-50, 100-100 गाड़ियां घूमती थी। आप तो जानते होंगे इस हाँ, बात को। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए, कुछ मेन शोज की हम बात करें, या कुछ शो हाँ। जिसमें उनको लगता है कि फिजिकल इंटरेक्शन ही अच्छा लगेगा, या हाँ। बाकी आप और हम जुड़े हुए, आप और हम लगभग लगभग रोज जुड़ते हैं। तो हाँ। आप कहाँ बैठे हैं, मैं मालूम नहीं कहाँ पर हूँ, आप मालूम नहीं कहाँ पर है, पर बातचीत हो जाती है, लोग सुन लेते हैं, लोगों को काम की बात। हमने कंपनी में बात की है, जब तक हमें जाके अपने क्लाइंट को, वेंडर को, सर्विस प्रोवाइडर को गले नहीं मिलना है, हाँ। तब तक के लिए हम वर्चुअल काम करेंगे। तो एयरलाइन कंपनी को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो किराए को, उनकी दरख्वास्त तो ठीक है अपनी जगह, ठीक है, उनको घाटा होगा तो कैसे चलाएंगे, वो बात मैं मानता हूं। पर अगर उन्होंने किराए को ये हिमाकत करी, हाँ। किराए को बेतहाशा बढ़ाने की, तो जहाज फिर खाली उड़ेंगे, तब भी नहीं उड़ेंगे जहाज। हम्म। अगर उनको अभी जहाज उड़ने की चिंता है ना, तो तब भी नहीं उड़ने वाले, क्योंकि लोग लोग जिसने
जिसने जाना है, 10 लोगों ने जाना है तो उसमें से 4 लोग ही जाएंगे, 5 लोग बाकी कुछ जिसने गले नहीं मिलना है वो जूम से काम चलाएगा, स्टूडेंट क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करनी शुरू कर देंगे। और बिजनेस मीटिंग्स तो मैं आपको बताऊं, आजकल ऐसी सुविधा है कि आप बिजनेस मीटिंग जो वर्चुअल होती हैं, आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा, ऐसे बिल्कुल। होती है कि आप पहचान ही नहीं सकते कि आप वर्चुअल हैं, बाकायदा दस्तखत भी हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो बिजनेस ट्रैवल कम हो जाएगा। अच्छा, घूमना फिरना वैसे ही ऑप्शनल होता है, आपको मालूम है। नहीं जाऊंगा मैं चेन्नई दिल्ली से हाँ। बैठ के, मैं अपना आसपास मसूरी शिमला जो गाड़ी से जा सकता हूँ, हरिद्वार हो जाऊंगा, मैं गंगा नहाऊंगा। मुझे मुझे क्या जरूरत पड़ी है जाके जाके रामेश्वरम में वहां पर करने की। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक लिमिट के बाद प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते। ये मैं एयरलाइन कंपनीज, अगर हमें कोई उनका नुमाइंदा सुन रहा है, मैं उनको ये चेतावनी देना चाहूंगा कि एक लिमिट के बाद इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है अर्थशास्त्र में, तो इसमें एक लिमिट के बाद आप उसको खींच नहीं पाएंगे। सर एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये ओपेक से जो यूएई बाहर निकलने की जो उसने बात की है 1 तारीख से, तो क्या इसका असर हमारे देश पर भी इसका पड़ेगा? क्योंकि अगर वो, क्योंकि अभी तक तो ओपेक दाम निर्धारित कर लेता था कि इससे ऊपर नहीं जाना है, और भारत भी यूएई से काफी तेल लेता है, तो ये असर तो इसका मतलब भारत समेत तमाम देशों पर भी पड़ेगा। देखिए, ओपेक में हिस्सेदारी यूएई की करीब 12 से 15% की है। लोअर साइड पे 12% रहती है, कभी कभी प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो 15 तक जाता है, पर हम लोअर लोअर बैंड 12 मान के चलते हैं। तो ओपेक में कोई इतनी बड़ी हिस्सेदारी वैसे यूएई की नहीं है। यूएई में अब तेल अबू धाबी में है, फिजेरा के पास है, दुबई के पास खत्म हो चुका है। यूएई कोई बहुत बड़ा तेल उत्पादक नहीं है, परंतु सांकेतिक तौर पे एक बड़ा मैसेज जाता है दुनिया के पास, क्यों ऐसा माना जा रहा है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ओपेक। अगर एक आध देश ने और ये निर्णय लिया, खरबूजे को देख के अगर खरबूजे ने रंग बदला, तो फिर ये दिक्कत यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर ये डीरेगुलेट हो जाएगा। बिल्कुल, भारत, आपके सवाल पे मैं सीधा हूं, भारत पे असर होगा। भारत में तो आप मानेंगे नहीं, अभी आपने बात ही शुरू करी इस बात से कि आज इलेक्शन आखिरी दिन है हाँ। पोलिंग का, और थोड़ी सी राजनीति का तड़का लगाएं तो भाई कल से कीमतें, कल से या जब से भी जो कीमतें, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिनके ऊपर अंकुश लगाया हुआ था, वो कीमतें बढ़ा सकती हैं। क्योंकि एक एक रिपोर्ट तो ये भी आई कि अगर डीजल 87 रुपए मिल रहा है तो 187 होना चाहिए, अगर वो हाँ। मार्केट मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए। वो तो खैर बेकार की बात थी, 187 से तो हाहाकार मच जाएगा, और बुरी तरह से हाहाकार मच जाएगा। वो तो खैर लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। परंतु ये बात सच है कि अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए समस्या बढ़ती जा रही है। इनकी बॉटम लाइंस प्रेशर में है, इनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, ये घाटे में है ऐसा माना जा रहा है। कोटक की भी आप रिपोर्ट पढ़े पीछे जो आई थी, जिसके बारे में हाँ। 28-30 रुपए की बात करी थी। तो मुझे लग रहा है कि 28-30 रुपए तो इतना तो बढ़ा नहीं सकते हैं, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। पर हाँ, 4 से 5 रुपए कहीं बढ़ोतरी धीरे धीरे करके दिख सकती है, क्योंकि 111 हमें 150 पड़ रहा है, हमें हाँ। रिफाइनिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, उसके अलावा इंश्योरेंस बढ़ चुका है, सब चीज बढ़ चुकी है। तो अब अमेरिका, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी बुद्धि, सद्बुद्धि आए तो बात बने नाकेबंदी, ईरान तो कह रहा है भैया नाकेबंदी हटा लो, हाँ। यूरेनियम पे बाद में बात कर लेंगे, फिर किसी दिन बात कर लेंगे, तुम नाकेबंदी तो हटाओ। उनका 2 मिलियन बैरल रोज का वो भेजते थे, उनका गला घुट चुका है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी चालें चली 28 फरवरी के बाद से, सब मैं कारगर नहीं मानता हूं। ये जो चाल थी नाकेबंदी की, इसने इसने ईरान को वाकई ही एक आर्थिक संकट में डाल दिया है। 1.5 मिलियन रियाल का $1 हो चुका है, वहां पर बुरी हालत है, खाने पीने के सामान की कमी है, बहुत महंगा मिल रहा है, क्योंकि खबरें वहां से, ईरानियन मीडिया वो खबरें नहीं दे रहा है, हाँ। क्योंकि ऐसी खबरें देने का मतलब है कि वो हार स्वीकार कर रहे हैं, और वो इसका आर्थिक इम्पैक्ट जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। और अमेरिका फिर अपने वो डोनाल्ड ट्रंप तो फिर ट्रुथ सोशल पे आपको पता है वो क्या क्या लिखना शुरू कर देंगे, तो इसलिए यहाँ से खबरें नहीं है। पर अंदर की बात यह है कि इस समय ईरान वाकई ही बहुत बड़े आर्थिक संकट में, ये नहीं कि अमेरिका आर्थिक संकट में नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा हाँ। अमेरिका बहुत बहुत बल्ले बल्ले चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु ईरान की हालत, क्योंकि एक तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है, उनके 40-50 नेता जा चुके हैं, वहां पर खाने पीने के सामान की शॉर्टेज है, सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, इतनी आसानी से उसको राहत भी मिलने में दिक्कत आती है, फंड रेमिटेंस में दिक्कत आ रही है। तो वो रशिया के पास पहुंच गया, रागची साहब, पुतिन साहब को कहा यार इनको हटवाओ, ये क्या घेर के बैठ गए हैं खामोखा के लिए। तो पुतिन ने उनको आश्वासन दिया है। तो मुझे, और सबसे बड़ी बात जिसका हम पहले बात कर चुके हैं विक्रांत, कि इनकी जो ट्रंप की डेडलाइन है वॉर पावर एक्ट 1973 के अंदर, वो ज्यादा से ज्यादा 1 मई तक की है, परसों तक की। तो परसों तक इनको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है हम बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। जैसा मैंने आपको कहा था सोमवार को कि यह हफ्ता बहुत निर्णायक रहने वाला है। इसमें एक तो कल हमारे सामने फेड के भी नतीजे आ जाएंगे, फेड ने क्या किया, हाँ। हालांकि मुझे रेट बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। जेरोम पावल जाते जाते
कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ज्यादा वो रेट नहीं बदलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई रेट चेंज फेड का नहीं होगा, क्योंकि महंगाई अमेरिका बढ़ चुकी है। अगर जेरोम पावल के ऊपर प्रेशर ना होता तो रेट बढ़ा के जाते हैं वो इस हाँ, टाइम। बिल्कुल सही उन्होंने बात। कम से कम 25-50 बेसिस पॉइंट बढ़ा के जाना था, जिस हिसाब से महंगाई है। पर हाँ, क्योंकि वो अपनी रिटायरमेंट खराब नहीं करना चाहते कि मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा, खामखा के लिए मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तो इसलिए वो कुछ नहीं छुएंगे रेट को। रेट वहीं का वहीं रहेगा जहां पर खड़ा हुआ है, कोई इसमें चेंज होने की उम्मीद नहीं है। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक या दो दिन में ऐसा विक्रांत नजर आ रहा है कि ये जो स्टेलमेट है, हाँ, ये कहीं ना कहीं निर्णायक, क्योंकि अब ट्रम्प की तरफ से आ रहा है कि वो हमको कह रहे हैं कि ये हटाओ, हाँ, वो तो बिल्कुल कोलैप्स होने लगा है, बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, उसका तो बंटा धार होने लगा है। तो वो इस तरीके से अपने जीत की भूमिका बना रहे हैं, ये कहने के लिए कि देखो हम जीत गए, ईरान हमसे बातचीत करने के लिए आ गया, उसने हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को कहा, हमारी चाल सफल रही, वगैरह वगैरह। हालांकि वो यूरेनियम का क्या होगा, यानी यूरेनियम उनको नहीं मिलने वाला है, जो साढ़े हाँ। चार सौ किलो यूरेनियम की तलाश में है, वो ईरान नहीं देगा। मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को खुद ही पलटी मारनी पड़ेगी और वापस आना पड़ेगा। तो एक दो दिन और वेट कर लेते हैं विक्रांत। मुझे हाँ, लग रहा है पोजीशन, सो जैसे मैंने अपने इस बातचीत की शुरुआत में कहा था, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, बेटर। यही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल, और इसी बात पर सर उम्मीद करते हैं कि ये खत्म हो, क्योंकि अब बड़ा संकट साफ दिखाई दे रहा है। और अगर जैसा आपने बताया कि अब हमारे यहाँ भी तेल कंपनियों के लिए जरूरी हो गया है, तो पेट्रोल का असर शायद उतना ना हो, लेकिन डीजल में अगर थोड़ी बहुत भी बढ़ोतरी होती है तो पूरे देश में उसका महंगाई पर बड़ा असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप ट्रैवलिंग के दौरान भी जुड़े, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।